हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी एमपी बोर्ड के लिए चैप्टर 4 से हम फिर से क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देखिए, दो दो अंक वाले यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखता है बच्चों, तो हम भी आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2 और 3 अंक का यहाँ से एक एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप लोगों को विधिवत तैयारी करना, आज के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। ताप का मतलब ताप बढ़ा दे तो वेग स्थिरांक का क्या परिवर्तन होता है। तो ताप बढ़ाने से यदि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें अभिक्रिया तो कितना गुना हो जाता है। लगभग 2 गुना हो जाता है। क्योंकि बच्चों यदि हम देखें कि आर्हेनियस के आधार पर जो हमारा दर स्थिरांक का हमारा एक सूत्र है, समीकरण है, के बराबर ए ई इंटू डेल ई ए अपॉन आर टी, ये टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होता है। तापमान यदि करेंगे बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ताप का वेग स्थिरांक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधा आप लोग लिखोगे ताप प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान लगभग 2 गुना हो जाता है। अतः आर्हेनियस समीकरण द्वारा स्पष्ट होता है कि वेग स्थिरांक जो है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, ऊर्जा अवरोध क्या है। ऊर्जा अवरोध क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा को जिससे प्राप्त करने के बाद अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा अवरोध कहलाते हैं। अभिकारक अणु इस तक शिखर की ऊंचाई सक्रियण ऊर्जा तक नहीं पहुंचाते, तब तक ये सक्रिय संकुल नहीं बना सकते और उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। ये आपको बड़ा लोचा लग रहा होगा कि सर ये क्या बता दिए, हमको समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो मैं बताता हूं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पे मैं कह रहा हूं प्रारंभ में ऊर्जा, इधर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। पहले ये 0 स्टेट पर है और एक निश्चित एनर्जी पर ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। क्या? एक निश्चित एनर्जी पर अभिक्रिया संपन्न हो रही है। मान के चलता हूं 25 जूल एनर्जी पर अभिक्रिया संपन्न होती है। अभी समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मात्र यहां पर सिंपल तरीके से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि 25 जूल पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अभी यहां पर यह चीज बताया गया। अब मैं आपसे कह दूं कि प्रारंभ में अभिकारक उसके पास कुछ एनर्जी हो रही होगी, लेकिन उसको हम एनर्जी देते हैं और देते एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ तक एनर्जी पहुँच जाती है और जहाँ यहाँ पे एनर्जी पहुँची तो बच्चों आपका उत्पाद बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। तो ये जो ऊर्जा अवरोध है इसे हम बोलेंगे ऊर्जा अवरोध। अर्थात इससे कम ऊर्जा होने पर, ऊर्जा इससे कम होगा तो अभिक्रिया है संपन्न नहीं होगी। अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। मतलब बोला गया है कि वह न्यूनतम ऊर्जा, ये क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको यदि कोई अभिकारक प्राप्त कर लेता है तो वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके पूरे एनर्जी को हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। सक्रिय होने के लिए जो ऊर्जा है बच्चों उसे हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो यहां पर सक्रियण ऊर्जा का मतलब हो गया कि सक्रिय होने के लिए जो ऊर्जा लग रही है उसे सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ये चीज समझो। तो भाई साहब यहां पे हमने ऊर्जा अवरोध की परिभाषा आपको समझाने की कोशिश की। ऊर्जा अवरोध क्या है? एक न्यूनतम ऊर्जा है जिस ऊर्जा को यदि कोई अभिकारक प्राप्त कर ले तो अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। उस ऊर्जा को हम बोलते हैं ऊर्जा अवरोध। समझ में आ गया होगा। जिससे मान लीजिए कोई अभिकारक है, उसको हम उत्पाद में बदलना चाहते हैं। किसमें बच्चों? उत्पाद में बदलना चाहते हैं। तो उसको भी कोई ना कोई एक निश्चित एनर्जी पर ही संपन्न होना है। हो सकता है उसको हम बाहर से एनर्जी दे रहे हो जिसे हम सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। हो सकता है उसके पास कुछ ऑलरेडी उसके पास एनर्जी हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये चीज हमने समझाने की कोशिश की। सक्रियण मतलब जो ऊर्जा बाहर से दी जाए और अणु के पास भी कुछ ऊर्जा होगी और दोनों के यदि मिला दें तो कुल देहली ऊर्जा कहला जाता है। देहली ऊर्जा मतलब एक न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा पर वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाए वो देहली ऊर्जा कहला जाता है और वही ऊर्जा उसका ऊर्जा अवरोध हो जाता है। इससे अधिक भी ऊर्जा हो जाएगी तब पर भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, लेकिन न्यूनतम यदि मैंने कहा 25 जूल ऊर्जा हो तो उतना ऊर्जा होना चाहिए। अर्थात एक न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद कोई भी अभिकारक है आपका, कोई भी अभिकारक आपका उत्पाद में बदल जाता है उसे हम ऊर्जा अवरोध कहते हैं। हमारे भाषा में यदि आप समझेंगे तो ऐसे भी आपको तैयार हो जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। यदि रट्टाफिकेशन कोशिश करेंगे तो रट नहीं पाएंगे। दर निर्धारक पद को समझाइए।
कुछ रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पद में संपन्न होती है। अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाली पद द्वारा होता है, जिसे दर निर्धारण पद कहते हैं। दर निर्धारण पद मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब अभिकारक का उत्पाद में, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं A प्लस बी मिलकर के बच्चों C प्लस डी का निर्माण कर रहे हैं। अभी हो सकते हैं एक ही पद में संपन्न हो जाए, हो सकता है दो पद में संपन्न, हो सकता है तीन पद में संपन्न। तीन पदों में संपन्न हो रहा है, जैसे A से B बना, B से C बना और फिर C से D बना, फाइनली ये उत्पाद है। अब ये तीन रासायनिक अभिक्रियाएं तो हुई, ठीक है। इनमें से ये देखना है कि सबसे धीमी गति से कौन अभिक्रिया, मान लो सबसे धीमी गति से ये अभिक्रिया हुई, तो इसी से हम इसके दर का निर्धारण करेंगे। दर का निर्धारण मतलब उसके उत्पाद में कितना परिवर्तन होता है। जैसे मैंने कहा अभिकारक A, तो समय के साथ इसमें किस प्रकार से माइनस लगाएंगे, क्योंकि अभिकारक हमेशा कम होता है, तो किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। तो जो सबसे धीरे गति से संपन्न होगा उसी से हम उसके दर का निर्धारण कर पाएंगे और उसी को दर निर्धारक पद कहेंगे या दर निर्धारण पद कहेंगे। भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, इससे लेना देना नहीं है। उसमें से देखना है कि सबसे धीमी गति से कौन सा पद है, उसमें से हम उसके दर का निर्धारण करते हैं, जिसे दर निर्धारण पद भी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, विशिष्ट अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक लेकर चलता हूं, तभी मजा आएगा, वैसे आसानी से समझ ही नहीं पाओगे बच्चों। थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे मैं मान रहा हूं कि मान लीजिए कोई आपका अभिकारक A है और ये B है, ये उत्पाद बना रहा है AB, ठीक है। तब मैं आपसे कह दूं अभिक्रिया की दर किससे निर्धारण होता है बच्चों, अभिक्रिया की दर उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारक के समानुपाती होगा। मतलब ये जो आपका A है और B है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। जब आपका समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा, एक नियतांक लग जाएगा, ठीक है। ठीक, ये आपका K नियतांक लग गया। अब बच्चों यदि मैं A का सांद्रण इकाई मान लूं, ठीक है, और B का सांद्रण भी इकाई मान लूं, तब जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर जो होगी वो विशिष्ट अभिक्रिया की दर कहलाएगी। समझ में आया कि मैंने कहा A और B दो अभिकारक हैं, मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे थे, तब अभिक्रिया की दर कैसे निर्धारण करते हैं, अभिकारक के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन से। तो ये जो अभिक्रिया की दर है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगी। भाई अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगी तो समानुपाती है, जैसे समानुपाती हटाए तो एक नियतांक लग गया। यदि ये अभिकारक A का मान इकाई है, B का मान भी इकाई है, तब रखेंगे तो जो अभिक्रिया का दर है वो K के बराबर होगा, और K यहाँ पर विशिष्ट अभिक्रिया की दर कहलाएगी बच्चों। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया दर दिए गए ताप पर अभिक्रिया की उस दर के बराबर है। अभिक्रिया के विशिष्ट अभिक्रिया की जो दर है उस दर के बराबर है जब प्रत्येक अभिक्रिया का सांद्रण इकाई में लिया जाए। वैसे यहाँ पे अभिक्रिया का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बच्चों अभिकारक होना चाहिए। क्या, अभिकारक, अभिकारक का सांद्रण इकाई लिया जाए। मैंने आपको बहुत बेहतर समझाया। A और B दो अभिकारक है तो अभिक्रिया की दर A और B के परिवर्तन के समानुपाती होगा। समानुपाती हटाते हैं तो K नियतांक लग जाता है, यदि इसको इकाई मान ले तो इसका मान K हो जाता है। और यही जो K है एक प्रकार से विशिष्ट अभिक्रिया की दर का मान है बच्चों। इसलिए बोला गया कि किसी अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया की दर एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया उस अभिक्रिया के दर के बराबर होगी जबकि अभिकारक का सांद्रण इकाई हो। यहाँ पर प्रूफ भी बताया गया, A और B, हमारा AB बन रहा है, सांद्रता A और B दोनों पर निर्भर करेगी। जब इसका मान 1 रख देंगे तो अभिक्रिया की दर K हो जाएगा, जो कि विशिष्ट अभिक्रिया के दर के बराबर होगा बच्चों। हम आप लोगों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे बच्चों। देखिए अगला, एक अणुक अभिक्रिया को उदाहरण समझाइए। छद्म एक अणुक बोला है ना, देखो छद्म एक अणु और एक छद्म कोटि की भी अभिक्रिया मिल जाती है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनकी अणुसंख्यता 2 है, किंतु अध्ययन करने पर ऐसा लगे कि उसका एक ही अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक सुक्रोज और H2O है। कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। दिखने में तो 2 अणु दिख रहे हैं, ठीक है,
अनुसंख्यता 2 है, 2 अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन जब इसका हम प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो ये निर्भर करता है कि भाई ये जो अभिक्रिया है तो सुक्रोज पर निर्भर करता है, पानी पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये छद्म एक अणु कहलाएगा। छद्म कोटि की अभिक्रिया अलग मैटर है कि भाई ऐसा लग रहा हो कि प्रथम कोटि का लेकिन लगे शून्य है, ऐसा कुछ हो तो फिर डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया छद्म एक अणु, छद्म एक अणु में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। छद्म एक अणु में ये बताया गया कि लगे 2 अनुसंख्यता का है, हमें दिख ही रहा भाई सुक्रोज और H2O, इसकी अनुसंख्यता 2 है, लेकिन वास्तविक रूप से जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो ये केवल इसकी कोटि 1 होती है, तो ये छद्म एक अणु की अभिक्रिया कहलाती है। बस यहाँ तक आप कर लो, समझाना है। उपरोक्त अभिक्रिया में द्विअणुक है, देख सकते हैं 2 अणुक है। जल की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है। जो आपका जल है H2O, इसकी सांद्रता निर्भर ही नहीं करती है, केवल शर्करा की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसलिए बच्चों ये छद्म एक अणुक है। छद्म एक अणुक लगे 2, किसके अणु की अनुसंख्यता 2 है, बिल्कुल लग रहा देखने में 2 अणु है, लेकिन वास्तविक रूप से अनुसंख्यता है क्या, जिसके सांद्रता से प्रभावित हो अभिक्रिया की दर। ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर की सब चीजें ले लो दिखावटी के लिए, तो पानी की जो अब सांद्रता है निर्भर नहीं कर रहा अभिक्रिया के दर पर। चलिए, तापमान गुणांक किसे कहते हैं बच्चों, इसको आपको समझाना है कि तापमान गुणांक क्या है। वैसे ये क्वेश्चन जो है उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने से अभिक्रिया की दर 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। ये चीज़ मैंने भी पहले भी बताया कि भाई ताप का वेग पर वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप यदि बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। ये ताप का वेग स्थिरांक पर प्रभाव होता है, ठीक है, जिसके फार्मूला को यहाँ पर दर्शाया गया है कि आपका KT है, KT + 10 अपान KT है ना, इक्वल जो होता है 2.3 के बराबर होता है। ये चीज़, ये क्वेश्चन उतना हेल्पफुल नहीं है, इसे आप तैयार नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, ऐसे प्रश्न को तैयार करना है जो कि एनुअल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया की दर का मतलब ये है या तो अभिकारक के सांद्रण में कमी और या तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। सबसे पहले एक आप एग्जाम्पल के रूप में समझो कि मान लीजिए A अभिकारक है, उत्पाद के रूप में ये B उत्पाद बना रहा है, ठीक है, तो ये आपका अभिकारक है। अभिक्रिया है क्या बच्चों, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन। क्या, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन अभिक्रिया है। तो भाई जो अभिकारक है इसके सांद्रण में कमी होगी, क्यों, क्योंकि भाई A से B बन रहा है, सांद्रण में जो होगी कमी होगी, और यहाँ पर यदि B के सांद्रण में देखा जाए तो इसके सांद्रण में वृद्धि होगी धीरे धीरे। जैसे बच्चों मैं आपको समझा दूं कि दूध से दही बना रहे हो तो धीरे धीरे दूध में कमी आएगी और दही में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के बराबर होता है। यानी बच्चों समय एक फिक्स है, इकाई समय अंतराल पर अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, बहुत सिंपल है। रासायनिक अभिक्रिया की दर है क्या, समय के साथ। भाई हमने कहा A और B 2 पदार्थ है, A अभिकारक B उत्पाद है, A से B में बदल रहा है, A में कमी होगी B में वृद्धि होगी, तो मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के बराबर होगा, या तो अब अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होगा। इसका फार्मूला भी होता है अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन बटे समय अंतराल। यही तो है बच्चों, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं, इसका इकाई यदि देखा जाए तो सांद्रण का इकाई क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और फिर समय है तो प्रति मिनट भी हो जाएगा, तो इसका इकाई हो जाएगा सांद्रण का। आप देखो ना, सांद्रण का होता है मोल प्रति लीटर और समय भी है तो प्रति मिनट भी हो जाएगा, प्रति सेकंड भी लिख सकते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब क्रिया दर की इकाई सांद्रण की इकाई तथा समय की इकाई पर निर्भर करती है। यदि सांद्रण का इकाई मोल प्रति लीटर है तथा समय का सेकंड व्यक्त किया जाए तो अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। मैंने पहले बता दिया ना, सांद्रण का मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सांद्रण का, समय का भी समय बटा में है तो इसलिए प्रति सेकंड हो गया। सिंपल है बच्चों। चलिए आगे देखो, अभिक्रिया की तात्कालिक दर से आप क्या समझते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया जाता है, लोग बच्चे कभी पढ़ते ही नहीं है कि सर हम तो पढ़े प्रथम कोटि, हम तो पढ़े द्वितीय कोटि, हम तो पढ़े अर्धायुकाल, हम तो पढ़े सक्रियण ऊर्जा, हम तो पढ़े आर्यनीय समीकरण, बस यही क्वेश्चन रटते रहते हैं। मतलब आणविकता और अनुसंगता में अंतर आपने पढ़ा और कुछ पढ़ा ही नहीं, बस ऐसे ही रट्टा मारते हो, और ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता।
किसी विशेष क्षण पर निकली गई अभिक्रिया की दर को तात्कालिक दर कहते हैं। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। समय बीतने पर अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है। अभिक्रिया के दर कम होने लगते हैं। किसी अभिक्रिया की दर अधिक यथार्थ रूप से दर्शाने के लिए उसकी तात्कालिक दर अधिक यथार्थ मान प्रस्तुत करती है। ये कहाँ है, रामायण लिख दिया भाई। अरे देखो भाई समझो, मैंने आपको पहले भी बताया कि तात्कालिक मतलब तात्कालिक दर क्या है, तत्काल मतलब तुरंत, एक विशेष क्षण, एक विशेष समय में जो भी बोला ना, एक विशेष क्षण यानी एक निश्चित समय में जो अभिक्रिया की दर हो रही है वही तात्कालिक दर है, एक निश्चित समय में। इसमें पूरा रामायण ये लिखा गया जो मैं भी इसके पहले समझाया कि मान लीजिए हमारा कोई रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में बदल रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा तो अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी, और धीरे धीरे पहले अभिकारक ज़्यादा है तो अभिक्रिया की दर भी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे बच्चों हम यदि बात करें कि उत्पाद में वृद्धि होता जाता है तो अभिक्रिया की दर भी कम होने लगेगी, होगी कम, इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं। कम क्यों होगी? क्योंकि अभिकारक में कमी होता जाएगा। मैंने आपको सीधा एक सरल सा उदाहरण बताया कि दूध से दही का निर्माण हो रहा है तो धीरे धीरे दूध में कमी आएगी, दही में वृद्धि होगा। दूध में कमी क्यों आएगी? क्योंकि दूध से दही बन रहा है तो भाई धीरे धीरे कमी होगी कि नहीं। जब दूध कम हो जाएगा तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। तो किसी विशेष क्षण पर जो भी अभिक्रिया की दर संपन्न हो रहा है, एक निश्चित समय में जो भी अभिक्रिया की दर हो रही है वही एक क्या है, तात्कालिक दर है। बस इतना आप लिख दो अपने भाषा में, बराबर नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुसंख्यता से आप क्या समझते हैं बताइए। अनुसंख्यता से आप क्या समझते हैं बताना है आपको। तो अब अनुसंख्यता क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही अनुसंख्यता है। कई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने वाले सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा हो, इसे पद निर्धारक कहते हैं भैया। दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं तथा आयनों की संख्या को अनुसंख्यता कहते हैं। ये आपका परिभाषा है। अनुसंख्यता या आणविकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है भाई, अनुसंख्यता क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं उनकी ही संख्या ही अनुसंख्यता कहलाती है, और कुछ भी नहीं है। शाब्दिक रूप से दर निर्धारक पद में, दर निर्धारक पद किसे कहते हैं? मैंने कहा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया 5 पद में होता है। जैसे आप क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ोगे, समझ रहे, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ोगे तो 4 पद में होता है। फाइनली एक लास्ट पद ले लेते हैं। तो उनमें से जो एक्चुअल में सबसे धीमी गति से संपन्न हो रही है, जो अभिक्रिया के दर को व्यक्त कर रही है, उसे दर निर्धारक पद कहेंगे। अब उसमें कितने अणु, परमाणु या आयन भाग ले रहे हैं उनकी संख्या ही अनुसंख्यता कहलाती है। समझ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए उनके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या O3 है, एक अणुक है। NO और O3 है, यहाँ पे 2 अणुक है, 2 अणु दिख रहा है, एक NO हो गया, एक O3 हो गया, तो 2 अणुक हो गया। यहाँ पर एक अणु O3 वो जो उनका एक अणु है तो एक अणु का अभिक्रिया हो गया। मतलब जिसमें एक अणु भाग ले वो आपका एक अणुक होता है। और इसके बाद ये वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ कि भाई यदि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो लगभग 2 गुनी हो जाती है, अभिक्रिया की दर वृद्धि हो जाती है। और कई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है कि 5 गुनी भी हो जाती है। ये चीज़ होता है बच्चों, और इसका मैंने पूरा मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत समझा दिया हूँ। इसको उतना मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ इस प्रश्न को, क्योंकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक क्वेश्चन आया करता है बच्चों, आर्हीनियस समीकरण दो, K बराबर AE पावर माइनस EA/RT। ये जो ऊपर दिख रहा है ना आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस द्वारा दिया गया समीकरण, ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्टिव में 2022 में आया था, 2019 में आया था आर्हीनियस समीकरण। हो सकता है आप लोग तैयार कर लें इसे। सक्रियण ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक, देखो अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तभी मजा आएगा। मजा कैसे आएगा? देखो भाई, सब मजा आएगा। देखो एक फार्मूला आप तैयार कर लो। देहली जो ऊर्जा है, देहली जो ऊर्जा है वो अणु के पास ऊर्जा, अणु के पास ऊर्जा और धन में सक्रियण ऊर्जा, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये जो देहली ऊर्जा है, देहली ऊर्जा वह ऊर्जा है जिससे कम ऊर्जा, जिसे ऊर्जा अवरोध कहते हैं,
जिससे कम ऊर्जा होने पर रासायनिक अभिक्रिया तो संपन्न होना ही नहीं है। समझ रहे हैं भाई, एक देहली ऊर्जा वह ऊर्जा है जिससे कम ऊर्जा होने पर अभिक्रिया संपन्न होना ही नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था बच्चा कि देखो थोड़ा सा यहां से मैं मान के चलता हूं, ये अणु के पास ऊर्जा 10 जूल है, ठीक है, और इसको चाहिए टोटल 25 जूल। कितना? 25 जूल। तो अब अणु के पास 10 जूल एनर्जी है ऑलरेडी। अब यहां तक पहुंचने के लिए कितना जूल लगेगा? 15 जूल। तो ये जो 15 जूल है जब इसको देंगे तो ये उत्पाद में बदलने लगेगा। ये जो 15 जूल हमने दिया इसको हम EA से दर्शाते हैं, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब भाई अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए अणु को जो हम बाहर से एनर्जी देते हैं, जो बाहर से हम ऊर्जा देते हैं, वही ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। हमने कहा कि भाई ये टोटल एनर्जी है, जिस एनर्जी पर अभिक्रिया संपन्न होगी वो देहली ऊर्जा कहलाती है। इसी ऊर्जा को पार करने के लिए हम यहाँ पर ऊर्जा अवरोध कहते हैं। भाई ऊर्जा अवरोध का मतलब ये कि इससे कम ऊर्जा होने पर तो अभिक्रिया संपन्न होना ही नहीं है। तो जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसको एक्चुअल में कुल कितना एनर्जी लग रहा है, उसे उसका हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और जो देहली ऊर्जा कहते हैं। और जो बाहर से एनर्जी देते हैं अणु को संपन्न होने के लिए, उसे हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि आपके पास वैसे भी मान लीजिए 75% लाने की ताकत है, और भैया आपके घर के कहते हैं कि हमें कम से कम बच्चों 85% चाहिए, तो 10% के लिए आपको कोचिंग करना पड़ता है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, एक आप सजेशन लेना चाहते हैं एक अच्छे टीचर या एक्सपीरियंस वाले से, तो वो जो अलग से एनर्जी जो बाहर से आपको दी गई वो सक्रियण ऊर्जा है। यानी सक्रिय होने के लिए एक्स्ट्रा में जो एनर्जी लिया जाता है उसे हम उसका सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणु को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मतलब भैया देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को जो हम ऊर्जा देते हैं जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारकों की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होनी ही चाहिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनके मान को कम किया जा सकता है, जिससे कम ऊर्जा पाकर ही अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। सक्रियण ऊर्जा को EA से लिखा जाता है। बस इतना ही है यार। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो छोटा मोटा लिखोगे, 5 लाइन लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। सक्रियण ऊर्जा बनेगा बराबर है, बात बराबर बन जाएगा बच्चों, बनना ही चाहिए किसी भी दम पे। अब इस चैप्टर में एक अंतर है, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंगता पे अंतर, कि आपको तैयार करना है। आज का ही क्वेश्चन है, आज का ही क्वेश्चन है। हालांकि मैंने पढ़ाया है तो आप लोग सर्च करके इसे पढ़ेंगे। अणुसंगता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये आपको पढ़ना है बच्चों। और एक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।